कल हमने तज़किरा किया था 1813 में 1813 के अंदर जो चार्टर एक्ट आया था उस हवाले से बात की थी। लॉर्ड मैकॉले की जो रिपोर्ट आई थी, पेंटिक रेजोल्यूशन भी जिसे कहते हैं, उस हवाले से बात की थी। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है वो, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी कहा जाता है, उस हवाले से बात की थी। आज हम जो है उसके बाद 1947 तक जो है वो जो पॉलिसियां आई, क्योंकि ये 1813 में प्रॉपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो बरतानिया के लोग थे, उन्होंने जो है वो बड़े सगीर के अंदर एजुकेशन का जो है वो बेड़ा उठाया। और फिर जो है वो इसके अंदर गाहे बगाहे जो वक़्त तन फवक्तन जो तब्दीलियां होती गईं, उस हवाले से हम तज़किरा कर रहे हैं। हम अब आज देखते हैं कि 1882 के अंदर जो है वो हंटर कमीशन आया था एक। ये हंटर कमीशन क्या था और इसके अंदर क्या बात की गई? द कमीशन इज फॉर्म टू सी 1854, क्योंकि ये कमीशन बना था। एक तो ये पहला कमीशन है, और ये कमीशन बना था कि 1854 से लेके 1882 तक, यानी 1854 की हमने बात पहले की थी ना, तो 1854 से लेके 1882 ये जो पीरियड है, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इसके अंदर क्या क्या तब्दीलियां रोनमा हुई, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या अचीवमेंट, जो हमने 10 पॉइंट की बात की थी चार्ल्स वुड डिस्पैच के, तो उन 10 पॉइंट्स के ऊपर कितना कितने परसेंट अमल हुआ, क्या वो यूनिवर्सिटियां बनी, क्या वो फीमेल के एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया, क्या टीचर की ट्रेनिंग की गई, क्या जो है वो रिलीजियस जो है नेटिव एजुकेशन के ऊपर फोकस हुआ। जो गुफ्तगू हमने की थी 10 पॉइंट्स के अंदर, क्या वो फुलफिल हुए, उसके लिए कमीशन बनाया गया था। इस कमीशन के अंदर मुसलमान भी थे, इसमें जो है वो ब्रिटिश लोग भी थे, और इसके अंदर हिंदू भी थे। तो वो यानी कि जो 20 की आई थिंक कमेटी बनाई गई थी, जो इसके अंदर जो है वो जो जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे, और इस सारे की रिपोर्ट पेश करनी थी कि क्या कुछ क्या पाया और क्या खोया हमने। दिस वाज फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी से पहले ये पहला जो है वो कमीशन था, जो कि 3 फरवरी 1882 के अंदर दिया गया। लॉर्ड रिपन अपॉइंटेड दिस। लॉर्ड रिपन था उस वक्त जिसने इसको अपॉइंट किया था, यानी उन लोगों को जो कमेटी बनाई, जो 20 बंदों की कमीशन बनाया, तो वो लॉर्ड रिपन था। विलियम हंटर वाज द चेयरमैन। ये जो 20 लोगों की कमेटी थी, जिसके अंदर यानी इसके अलावा एक जो विलियम हंटर था इसका चेयरमैन था, और इसके बाद जो है वो बाद में इसको हंटर कमीशन के तौर पे जाना गया। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कानूनी तौर पे जो वो कानून साजी करना, जो पॉलिसी बनाना, जो तब्दीलियां लेके आना, उसका ये चेयरमैन, ये वैसे चेयरमैन था, ये कमीशन का चेयरमैन था। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका ये एक मेंबर था, यानी जो बड़े सगीर के अंदर जो कानून साजी करती थी कमेटी, उसका उसका ये मेंबर था। दे फोकस्ड मास एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। अच्छा, हंटर कमीशन के अंदर प्राइमरी एजुकेशन को फोकस किया गया, और मास एजुकेशन मतलब तमाम एजुकेशन तमाम लोग है, यानी जैसे फिल्ट्रेशन थ्योरी है, वो कहती है कि अमीर लोगों को या बड़े लोगों को, ये चंद लोगों दी जाए, और जो हर हर एक को तालीम देने की जरूरत कोई नहीं है, ये सबको जो तालीम है वो अमीर लोग जो है वो गरीबों को तालीम दे। तो यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं और सबकी तालीम के बारे में बात करती हैं। 20 मेंबर्स जो है वो उनकी कमीशन बनाया गया, जो इसके ऊपर जिन्होंने 1854 से 1882 की रिपोर्ट देनी थी। और जो है वो जो चेयरमैन था, एक्स्ट्रा मेंबर था, इस समय 21 हो गए इस तरह। तो फर्स्ट टाइम इंडियन में, इससे पहले जितनी भी एजुकेशन के मुतालिक बातें होती थी वो ब्रिटिश के लोग ही होते थे। ये पहला कमीशन है जिसके अंदर यानी नुमाइंदगी बड़े सगीर के लोगों को मिली, जिसके अंदर बड़े सगीर के हिंदू भी थे, बड़े सगीर के मुसलमान भी थे, जो इस कमीशन के अंदर शामिल थे। अच्छा, आफ्टर 1857, चूंकि देखिए 1857 की जो जंगी आज़ादी थी, जिसके अंदर जो है वो बड़े सगीर के लोग, हम अकेले मुसलमान नहीं कहेंगे, क्योंकि हिंदू भी उस वक्त जो है वो मिल के मुसलमानों ने, हिंदुओं ने जंग लड़ी थी। तो जो है वो 1857 की जंग आज़ादी के लॉस होने के बाद जो है, जब जो है वो पूरे बर्रे सगीर के ऊपर, पहले तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन एक नाम निहाद जो है वो लूली लंगड़ी समझ लें, एक मुगलों की हुकूमत थी। लेकिन जब मुगलों की हुकूमत का मुकम्मल तौर पे सफाया हो गया, वाकई बादशाह बहादुर शाह जफर को भी जो है वो रंगून में कैद कर दिया गया। उसके जो बच्चे हैं उनकी जो सर काट के इसके सामने एक थाली में नाश्ते के तौर पे पेश किया। तो ये उसके बाद जो है ना, मतलब मुकम्मल तौर पे जो है वो इसके बड़े शरीर के ऊपर जो राज था वो इसका हो गया। क्वीन वांटेड न्यूट्रलिटी एज पर पीस टीम इन इंडिया। क्वीन जो है, मलका बरतानिया जो है,
वो चाहती थी कि एक न्यूट्रलिटी हो एजुकेशन की पॉलिसी के मुतालिक, यानी कि एक जो ओवरऑल जिसकी हमारी बायसनेस ना हो, एक पॉलिसी बनाई जाए यहाँ के लोगों के लिए। अच्छा, इस पॉलिसी के अंदर क्या बात हुई थी, एक तो ये गवर्नमेंट शुड विदड्रॉ फ्रॉम एजुकेशन, एक तो ये कहा गया कि गवर्नमेंट जो है वो अब इसमें इसमें आप मैं ऐसे बताता हूँ। अब आप कहेंगे कि कैसे गवर्नमेंट कैसे विदड्रॉ करे। मैडम जहरा, जरा आप अपना अगर माइक म्यूट कर लें तो ये ज्यादा आसान रहेगा, सबको समझ आ जाएगी। अच्छा जी। तो गवर्नमेंट जो है ना, यानी कि जैसे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं और इसमें जो रियासत है वो टीचर को हायर करती है। तो इन्होंने कहा कि यार जो है ना गवर्नमेंट साइड पे हो जाए, गवर्नमेंट प्राइवेट लोगों को हक दे कि वो स्कूल बनाएं और प्राइवेट लोगों से फीसें लें। ठीक है, यानी प्राइवेट लोग स्कूल बनाएं, लोगों से फीसें लें। हाँ, गवर्नमेंट उनको इमदाद के नाम पे, उनको स्कॉलरशिप के नाम पे पैसे दे दे, जिसमें चंद लोग फ्री हो जाएं जो अफोर्ड नहीं करते, और बाकी सबको पे करना पड़े। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमारे यहाँ भी ऐसा ही पॉसिबल है कि जैसे अब स्कूल प्राइवेटाइज हो रहे हैं, प्राइवेटाइज होने के बाद गवर्नमेंट अब तो उनको पे कर रही है, अब भी जैसे पे करती है, जिन लोगों के पास स्कूल है उनको अंदाजा होगा कि कैसे वो जो है ना बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट 6 6 महीने 3 3 महीने पैसे रख के फिर देते हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा कि चूंकि एजुकेशन एक मजबूरी है, ऐसा आएगा कि जो है ना वो फिर देखा जाएगा, हाँ जो गरीब हैं उन्हीं को फीस माफ किया जाए, जो अमीर हैं उनको माफ ना की जाए, मतलब इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। प्राइवेट इंटरप्राइज कहा गया, यानी कि जो प्राइवेट लोग हैं वो अपने मदरसे बनाए, अपने स्कूल बनाए और वो लोगों को तालीम दे और अपने खर्चे पे दे। प्रैक्टिकल एजुकेशन को फोकस किया गया, मेक स्टूडेंट सेल्फ डिपेंडेंट, के बच्चे को ऐसी तालीम दी जाए कि वो अपनी ज़ात के ऊपर डिपेंडेंट करने लगे। एजुकेशन इज इन मदर टंग, और बच्चों को उनकी मादरी लैंग्वेज के अंदर तालीम दी जाए। इंडिजीनियस एजुकेशन, इंडिजीनियस कहते हैं कदीम एजुकेशन, यानी देखें जो लोग कदीम सोच रखने वाले हैं उनको कदीम एजुकेशन ही दी जाए, हमने उनके साथ लड़ाई नहीं करनी। रेफर टू द एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी प्रैक्टिस डिजाइन टू मीट द स्पेसिफिक नीड एंड एस्पायरेशन ऑफ इट, जो कदीम सोच के लोग हैं ऐसा निज़ाम तलीम भी बनाया जाए कि वो उनकी ज़रूरत को भी पूरा करे। यानी जैसे होता है ना, देखें अब हमारे यहाँ भी हर तरह के स्कूल, जो इलीट क्लास के हैं उनके लिए उनके मिजाज के मुताबिक स्कूल हैं, जो गरीब लोग हैं उनके, जो मजहबी लोग हैं उनके लिए, तो वो हर तरह के स्कूल जो है वो कायम किए जाएं। प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कहते हैं इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गवर्नमेंट शुड कंसंट्रेट, जो 82 की पॉलिसी है ना इसमें प्राइमरी के ऊपर फोकस किया गया है। जो इससे बाद हम 1917 के सेटलर कमीशन की बात करेंगे वो सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर 1882 जो हंटर कमीशन है, जो मास एजुकेशन का बोलते हैं, उसने इसके ऊपर जो है फोकस किया था कि उसको प्राइमरी एजुकेशन को फोकस करना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन डिवाइडेड लिटरेरी एंड वोकेशनल। अब प्राइमरी एजुकेशन इसको तो एक होता है लिटरेरी, यानी इसमें पढ़ाई लिखाई होता है, और ये होते हैं वोकेशनल, इसके अंदर छोटी मोटी स्किल्स, छोटा मोटा काम सिखाना है। लिटरेरी फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन फ्यूचर, और लिटरेरी जो यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर जो लिटरेट पर्सन है, देखें हमारे पास बच्चे दो तरह के, एक जो लाइक हैं जीनियस हैं 90+% नंबर लेने वाले हैं, इनको यूनिवर्सिटियों में जाना चाहिए, तहकीक के अंदर जाना चाहिए, आगे बड़ी क्लासों में पढ़ना चाहिए। वो बच्चे जो जहनी तौर पे कमज़ोर हैं इनको शुरू से ही कुछ ऐसी स्किल में, ऐसा कुछ सीखने के अंदर ऐसी प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेके जाया जाए। तो ये वाली उन्होंने कही थी। ठीक है, वोकेशनल फॉर कमर्शियल कमर्शियल के लिए, और लिटरेरी फॉर जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए, फर्दर डिटेल फर्दर हाई एजुकेशन के लिए उनको किया गया। District and municipal committee control if I have a budget, I lost a budget to the province। देखिए ये भी काम भी आइंदा होने वाला है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि सफाई की एक अच्छा निज़ाम है गवर्नमेंट की तरफ से, और उन्होंने जो हमारी जो म्यूनिसिपल कमेटी हैं उनको उन्होंने कर दिया है, एक अटानमस बना दिया। अटानमस मुराद ये है कि उनको अलग से फंड मिलते हैं और उसकी बुनियाद पर लोगों को हायर करके वो उनसे काम लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की बैठी है, नीचे सारे लोग जो है वो प्राइवेट रखे हुए। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये जो आजकल हमें बड़ी सफाई मिल रही है, हम खुश हैं, ये सारा कुछ जो इनके ऊपर कास्ट आ रहे, पैसा आ रहा है, वो हमारे बिजली के बिलों और गैस के बिलों के ऊपर लग के आया करेंगे। अब यानी कि हम ही से ही पैसा लिया जाएगा जो उनको दिया जाएगा, और वो हमारी घरों की गलियों की सफाइयां करेंगे। अब ये है कि अगर आपके पास फंड कम हो रहे हैं तो कहते हैं म्यूनिसिपल कमेटी जो है ना, जो जो इदारा है, बल्दियाती इदारा होता है, जो शहरी तहफ़्फ़ुज़ की जो इदारा होते हैं, शहर को संभालने वाले शहरी इलाके की जो है फलाह बहबूद वाले इलाके इदारे हैं, ये जो है वो अपना बजट जो है वो पूरा करेंगी और इन इदारों को चलाएंगी। ठीक है, फाइनेंस के हवाले से यही है कि मनी शुड बी स्पेंड ऑन प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर बहुत सी जो पैसा खर्च किया जाना चाहिए। सर्टेन अमाउंट को कलेक्ट बाय लोकल लोकल जो बॉडीज होती है ना, उसके अंदर देखें जैसे आप
हर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना बजट बनता है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना, और हर डिस्ट्रिक्ट का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी अलग से होता है। यानी फॉर एग्जांपल मेरा डिस्ट्रिक्ट है जंग, जंग के अंदर जो टैक्स कलेक्शन हुई है उसका भी प्रॉपर एक हिसाब होगा। और फिर जंग के ऊपर जो कास्ट है, जो खर्च, ये जो होता है ना कि डिवीजन बना दो, ये कर दो, तो जहाँ जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है, जाहिर बात है वहां लग भी इतना रहा होता है। तो जो है ना वो कहते हैं कि जो पैसा है ना, जो लोकल बॉडी, जैसे आजकल भी देखिए निकाह नामे आप दर्ज करवाने जाते हैं तो 2-3 हज़ार निकाह नामे की फीस है। आप किसी की फौतगी का इंदराज करवाने जाते हैं उसकी अलग से फीस है। आप निकाह इंदराज करवा, सॉरी, मतलब मुख्तलिफ तरह के आप बच्चों के नाम का इंदराज करवाते हैं, मुख्तलिफ तरह की जो सर्विसेज हम गवर्नमेंट से बल्दियात से ले रहे होते हैं, हम उसका पे कर रहे होते हैं। तो ये पैसा जो है ना ये एजुकेशन की प्रमोशन के लिए खर्च किया जाना चाहिए, उस वक्त की बात है, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल नॉर्मल स्कूल का मतलब होता है कि वो स्कूल जो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, टीचर ही असासा होते हैं, यानी टीचर्स, अच्छे टीचर ही अच्छी कौम बनाते हैं। तो टीचर्स की ट्रेनिंग की जानी चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन जो है ना, नॉलेज, इसको वोकेशनलाइजेशन किया जाए, यानी टीचर बच्चों को स्किल वगैरह सिखाई जाए। और ये इसके बाद सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी यही सारी लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए, जाके दुनिया के साथ हम compete भी कर सकें। हायर एजुकेशन जो है, ग्रांट एंड एड शुड स्पेंड केयरफुली बाय कंसीडर नंबर टीचर। जो हायर एजुकेशन है, जो यूनिवर्सिटियां हैं, जो बड़े इदारे कॉलेजेस हैं, उनके अंदर जो पैसा खर्च किया जाए वो इस चीज़ को मद्देनजर रख के खर्च किया जाए कि वहाँ कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कितने अखराजात हो रहे हैं, कितनी एफिशिएंसी है, लोकल उसकी नीड वहाँ पे क्या है। इस तरह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जैसे कि हमारा सरहद है, यूनिवर्सिटी शुड बी एस्टेब्लिश की यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी कायम की जाए। वास्ट करिकुला, ये बड़े जो है ना वो वास्ट करिकुलर की बात करते हैं कि करिकुलम बड़ा वसी होना चाहिए। लिमिटेड स्टूडेंट फॉर फ्री, हर एजुकेशन, हर बच्चे को हम तालीम रियासत मुफ्त नहीं दे सकती, बल्कि गरीब लोगों को तालीम मुफ्त दी जाए, और बाकी सारे जो है ना वो अपने फीस पे करेंगे। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज डिग्री होल्डर प्रेफर, जो हमारे इदारों के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जो टीचर पढ़ाएंगे, हम उनको प्रेफर करेंगे जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया होगा। और 1882 के अंदर ही हमारी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। विमेन एजुकेशन के हवाले से कहते हैं कि इनकी भी प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना। प्राइवेट गर्ल्स स्कूल लिबरल ग्रांट्स गिवन, प्राइवेट गर्ल्स स्कूल बनाए जाएं, और उनको लिबरल ग्रांट से मुराद यहाँ पे ये कि उनको मजहबी आज़ादी हो। वो जौन सा पर्सन जिस तरह के माहौल में कंफर्टेबल फील करे, उसका दिल करे अबाया पहने, उसका दिल करे नकाब करे, उसका दिल जो भी करे। अभी मैं मस्जिद में बैठा था तो दो दोस्तों की लड़ाई हो रही थी, यानी मस्जिद में टाइम से पहले चला गया तो वहां बैठा था, तो दो दोस्त आपस में लड़ रहे थे, दोनों तबलीगी साथी थे, अपने ही दोस्त थे। तो एक आप उसको तबलीग कर रहा था कि यार वो फलां जलसा हुआ है, आप वहां पे आए कोई नहीं है। और दूसरा कह रहा था कि मैं इधर मसरूफ था या मुझे पता नहीं चला। फिर कहता यार, मतलब वो कहते यार आपको आना चाहिए था, आप बड़े, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ये वो। तो वो उसको गुस्सा आ गया दूसरे बंदे को, कहता मैंने आना ही कोई नहीं है, मैंने कभी भी नहीं आना, फौजी रिटायर है वो, खैर। तो वो कहता खैर क्यों नहीं आना, आप तो सेरा हो हमारा। तो वो कहता तुम्हारे घर, तुम हमें तबलीग करती हो, तुम्हारी बेगमात जो है तुम्हारे घर की, सब पहले अपने घर में तबलीग करो, तुम्हारी बीवी पर्दा नहीं करती, तुम्हारी फलां पर्दा नहीं करती, और मुझे तबलीग करने पे लग गए हो। तो अब वो दूसरा बंदा समझाने की कोशिश कर रहा है कि दीन में जबर नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ जब तक उनका वक्त नहीं लगेगा तबलीग में, उनको समझ नहीं आएगी पर्दे की। तो हम कहते हैं, लेकिन ये हम उनको और वो उनको कही जा रहा है बड़ा तबलीगी बनया फिरना है, तेरे घर दे पर्दा तो कर दे। खैर वो एक अटका हुआ था। अब ये जो है ना, मतलब कि इस तरह की सोच हमें नहीं होनी चाहिए। जैसे एक जो है वो एक विमन है, राह चलते मैं किसी औरत को कह सकता हूँ कि आप जो है ना माई पर्दा किया करें, माई ऐसे कपड़े पहने, नहीं। ये उसका, उसको कह सकता है तो उसका हस्बैंड कहे, उसका वालिद कहे, उसका भाई कहे, उसका बेटा कहे, और वो उसके जिम्मेदार हैं। और हम इसको किसी को, और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ भी हमारी बहनें हैं, क्या औरतें बात मानती हैं आजकल के जिस तरह का ट्रेंड, जिस तरह का फैशन, जो चीजें चल रही हैं। हम हम किसी को जबरदस्ती कह सकते हैं, इवन हम अपनी बहन को नहीं कह सकते, हम उसको कहते तो हैं कि थोड़ा सा ये आप क्या कर रही हैं, लेकिन हम भी एक हद से ज्यादा उन्हें भी नहीं कह सकते। तो खैर इस तरह का ये नहीं होनी चाहिए थी जो मस्जिद के अंदर जो उनकी बहस हुई। तो लिबरल ग्रांट से मुराद ये है कि उनको आज़ादी है कि उनका दिल करे जो कपड़े पहने, उनका दिल करे जो जिस तरह की ड्रेसिंग करें, ये कोई सख्ती नहीं है। सिलेबस शुड बी सिंपल एट प्राइमरी, सिलेबस बड़ा आसान होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ताकि हर बच्चा जो तालीम में आए वो डर के जो है वो दूर न जाए। लेडीज टीचर, फीमेल के लिए फीमेल टीचर होनी चाहिए, हॉस्टल होने चाहिए, पर्दे का अरेंजमेंट होना चाहिए, एडिक्यूट मुनासिब फैसिलिटीज होनी चाहिए फीमेल एजुकेशन के लिए। ये अच्छी बातें थी कि जाहिर बात है अगर आपने औरतों को तालीम में लेके आना था
क्योंकि इन दिनों के अंदर सर सैयद अहमद खान भी बड़े एक्टिव थे। तो अगर आपने औरतों को तालीम के अंदर लेके आना था, तो फिर उनकी जो उनके वहाँ के, क्योंकि आजकल तो औरतें मुआशरे के अंदर डोमिनेट हैं, फीमेल की मानी जाती है बनिस्बत मेल के, स्पेशली शहरों के अंदर। तो हम कैसे फीमेल के अगेंस्ट जा सकते हैं जो उनको चीज़ पसंद कोई नहीं है। और लेकिन खैर इससे पहले जो है वो, या मुख्तलिफ कबीलों के अंदर या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज भी ऐसे हैं कि फीमेल वहाँ पे डोमिनेंट है, फीमेल डोमिनेंट है, यानी मेल उनके ऊपर डोमिनेंट है, फीमेल डिपेंडेंट हैं और वो उनको माननी पड़ती हैं। मैं केपीके में गया, यानी जॉब कर रहा था केपीके में ना, तो अपर दीव के इलाके के अंदर मेरा जो है ना वो कुछ दिन वहां पे रहना हुआ। और मैं देखता कि यानी जो डाले वगैरह आते थे ना मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों से, जैसे उनकी शहर के अंदर किसी भी काम से, तो वो ना अपने आए, वो पहाड़ी से नीचे उतर के यानी बाजार में अपर दीव के शहर में रुके, तो उन्होंने अपनी जो है ना वो फीमेल को कहा है ना कि यहाँ बैठ जाओ, ऐसे करके बैठ जाओ। वो फीमेल वहीं पे बैठ गई। और मैंने देखा कि आधा आधा दिन बैठी हुई है, मर्द कहीं पे निकले हैं काम के लिए, आए इकट्ठे हैं, और वो वहीं पे जो है ना वो बैठी है सड़क के किनारे। हमें हालांकि शर्म आती थी कि फीमेल कैसे सड़क के किनारे बैठी हुई हैं, और उन्होंने जो बड़े बुर्के जो है वो पहने हुए हैं, और मतलब मुकम्मल ढकी हुई सर से पांव तक, गर्मी के अंदर एक धूप में एक साइड पे उसको बिठा दिया, वो वहां पे बैठी हुई हैं। अब वो बेसिकली उनका एक कल्चर था, या उनकी औरतें इस तरह थी कि वो उनकी टस से मस नहीं होती थी। और हम पर्दा देखा, खैर वहां पे सख्त पर्दा है वहां तो। जो जितने देर में रहे, वैसे मजाक में बात कर रहा हूँ, हुस्न है, पठान खूबसूरत होते हैं। और जो है वो कोई औरत हमें ऐसी मिलती है कि जिसका वो स्टॉलर होता है और उसकी आंखों से पता चलता है कि ये है। अदरवाइज तो मोस्टली हमें कोई भी ऐसी नहीं मिलती थी कि जिसका हम ना देखें वो पर्दा ना। खैर बात करने का मकसद है कि जैसे उनको बिठाते ना, जहाँ पे भी कहते यहाँ खड़ी हो जाए, यहाँ ये बैठ जाए, जो, तो फीमेल वहां पर बंद होती इधर उधर, और देखना भी दूर उनका मजाल के वो इधर कहीं भी देख भी ले, ऐसे वो ना थी। ये मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा था इस हवाले से कि मुझे लगा कि खैर ये आज़ादी नहीं है, बाकी हर एक अपनी जो है ना वो मर्जी है। अच्छा, रिलीजियस एजुकेशन के अंदर के गवर्नमेंट को न्यूट्रल रहना चाहिए, जिसका जो दिल करता है वो मजहब को फॉलो करे, उसका मजहब उसके लिए। हमें इस चीज के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए। प्राइवेट हैव नो बाउंडेड। तो जो, लेकिन जो प्राइवेट इदारे हैं ना, जैसे अगर क्रिश्चियन स्कूल है तो उनकी मर्जी, वो क्रिश्चियन पढ़ाएं। प्राइवेट स्कूल जैसे मिसाल के तौर पे एक देवबंदियों ने अपना मदरसा बना दिया, तो उनको आज़ादी है कि वो अपने मजहब के मुताबिक अपने लोगों को तालीम दें जो उनके पास पढ़ रहे हैं। इसी तरह जो सुन्नियों का है, फलां जो इसी भी मसलक का है, उनकी मर्जी है। इनमें ये प्राइवेट है ना इदारे, मतलब जो खुद चला रहे हैं, तो ना उनको गवर्नमेंट कुछ दे रही है, वो अपना फंड खुद इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनकी मर्जी जैसे करें। लेकिन जो गवर्नमेंट के इदारे होंगे उनके अंदर न्यूट्रलिटी होगी, कि उनको नहीं कहा जाएगा मजहब के अंदर। जी, इसकी मेरी बातों की समझ आई है। ये जो हंटर कमीशन के हवाले से बात हुई है, इसमें कोई कंफ्यूजन है आपकी किसी की? ऑल इज वेल। ओके, इसके बाद आ जाते हैं सेटलर कमीशन। सेटलर कमीशन 1917 से 1919 जो है ये तक था, इट मीन 1917 तक था। इसको जो है वो सेटलर कमीशन और कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोला जाता है। सेटलर यूनिवर्सिटी कमीशन या कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। डॉक्टर माइकल ई सेटलर, ये वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ लीड के, वो इसके चेयरमैन थे। यानी सेटलर कमीशन बेसिकली होता है कि किसी चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, किसी चीज के बारे में बताने के लिए, फिर उसकी नई रिपोर्ट आगे पेश करने के लिए होता है। तो डॉक्टर यानी कि ई माइकल जो है, ई डॉक्टर माइकल ई सेटलर जो है, ये कंट्रोलर था यूनिवर्सिटी ऑफ लीड का, ये यहाँ पे बरतानिया के अंदर भेजा गया। तो इसने जो है ना वो जो रिपोर्ट दी, ये सेटलर कमीशन का यानी चेयरमैन था ये। ही एग्जामिन्ड द एलिमेंट्री टू हायर एजुकेशन एट बंगाल। बंगाल के अंदर एलिमेंट्री टू हायर एजुकेशन, यानी ये समझ लें कि प्राइमरी एजुकेशन जो है ना फर्स्ट क्लास से लेके हायर एजुकेशन तक, ये बंगाल के इसके अंदर पढ़ा था। और इसके अंदर जो है वो इंडियन मेंबर भी थे, मुखर्जी भी था, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। ठीक है, यानी मुसलमानों के और हिंदुओं के मेंबर जो थे इस चार्टर कमीशन में, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और डॉक्टर मुखर्जी थे। ठीक है। अच्छा, सेटलर। जी ठीक है। अच्छा, सेटलर कमीशन ये रिपोर्ट बड़ी कंप्रिहेंसिव थी। रिकमेंडेशन वर एक्सेप्टेड, जो रिकमेंडेशन थी वो एक्सेप्ट की गई। और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच थी, मुस्तकबिल के क्या क्या हमें स्टेप लेने हैं, क्या करना है, वो उस हवाले से इसके अंदर जो है वो बात हुई थी। ठीक है। ऑन दिस बिहाफ सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड। ठीक है। ये इसको सीबीई भी बोलते हैं, सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी ऑफ एजुकेशन भी इसको बोलते हैं।
अच्छा, इस रिपोर्ट में क्या जो है वो पेश किया, क्या बात की गई रिपोर्ट एंड कमीशन के अंदर, इस रिकमेंडेशन क्या, एक तो ये थी कि सेकेंडरी एजुकेशन एट इंटरमीडिएट लेवल। जो इंटरमीडिएट लेवल से मुराद यहाँ पे, अब हमारे यहाँ तो सेकेंडरी अलग एजुकेशन है, इंटरमीडिएट अलग है। इंटरमीडिएट से मुराद ये है कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं एक दरमियानी एज के, उनको सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो इस एज में करवाई जाए। यूनिवर्सिटी शुड फॉर हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऐसे ना, पहले जो इसका मतलब ये जो सेकेंडरी एजुकेशन थी ना, 9वीं 10वीं, ये पहले यूनिवर्सिटी के अंडर होती थी। अब उन्होंने ना बोर्ड बना दिए, यानी हायर एजुकेशन को सेपरेट कर दिया कि हायर एजुकेशन जो है ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन को और ऊपर लेवल के एजुकेशन को देखेगा, हायर सेकेंडरी को देखेगा, ये नीचे वाली सेकेंडरी को नहीं देखेगा। सेपरेट हर, जैसे आजकल हमारे जो पंजाब है, पंजाब के अंदर जो 9 बोर्ड्स हैं, जो जो बाय बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो 9 है। तो हर डिवीजन के अंदर एक बोर्ड है। तो वहां पे जो है वो हर प्रोविंस के अंदर उस वक्त एक बोर्ड था। कॉलेज सेंट्रलाइज्ड एट यूनिवर्सिटी, उस वक्त जो कॉलेज होते थे ना, ये यूनिवर्सिटी के अंडर निगरानी होते थे। यानी बोर्ड का, आज जैसे आज हम 11वीं 12वीं के जो एग्जाम है, ये कौन लेता है? ये कॉलेज बोर्ड लेता है। लेकिन उस वक्त 11वीं 12वीं का जो काम है ये यूनिवर्सिटी लेती थी, और यूनिवर्सिटी की इसके मताहत होती थी, यानी कि हायर एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सिटी उसको देखती थी। फीमेल एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी उसको प्रेफर किया गया। वोकेशनल प्रोफेशनल एजुकेशन इंक्रीज हुई, टीचर ट्रेनिंग को जोर दिया गया, और मदर टंग के अंदर तालीम दी गई। बेसिकली ये उनकी रिकमेंडेशन मैंने वहां पे डिस्कस कर लिया। एक तो इंटरमीडिएट स्टेज जो है वो, बस मैग्ना कार्टा उसको कहा जाता है, जो हमारा 1854 है वो एक डिटेल पॉलिसी थी। बाकी जो सारे आए हैं ये कमीशन है, यानी ये वाला अब कमीशन का मतलब होता है कि पुराने के बारे में रिपोर्ट देना, अब तक क्या हमारी अचीवमेंट हुई है और क्या मुस्तकबिल में हमें करना चाहिए। ये कोई नई पॉलिसी नहीं देते, बस एक रिपोर्ट पेश करते हैं, और उसके अंदर अपनी जो है ना, जो कमीशन होता है, एक रिपोर्ट पेश करना पुरानी, और नई सुजेशन दे देना, रिकमेंडेशन दे देना, ठीक है। तो इंटरमीडिएट एजुकेशन को इन्होंने फोकस किया था कि सेपरेशन ऑफ 10वीं और 12वीं को उन्होंने अलग किया। 10वीं तक जो है वो उन्होंने किसके जिम्मे लगाया कि वो सेपरेट इंटरमीडिएट 10th + 12 फॉर द यूनिवर्सिटी एट अटैच। जो हमारी 12वीं क्लास है ना, उसको यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ दिया गया, जो मैट्रिक तक था इसको सेपरेट कर दिया गया। यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर रिकमेंडेड अ 12 ईयर स्कूल सिस्टम इंस्टेड ऑफ 10 बिफोर एंटरिंग यूनिवर्सिटी। पहले जो है ना वो जो मैट्रिक करके हायर एजुकेशन के अंदर चला जाता था, अब वो जो है वो 12 करके हायर एजुकेशन के अंदर जा सकेगा। एफिलिएशन सिस्टम, इंस्टीट्यूट लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेजेस, बहुत कम कॉलेजेस को इजाजत दी गई कि वो अपनी डिग्री करवाएं, और यूनिवर्सिटी उनको जो है वो ऑन करेगी। ऑटोनॉमी एंड रिसर्च, एकेडमिक फ्रीडम थी, प्रोमोटेड रिसर्च था, फीमेल एजुकेशन और इंडियन लैंग्वेज के ऊपर फोकस हुआ। जी, इसकी समझ आ गई आपको, ये सेडल कमीशन की, और ये भी पता चल गया ये मैग्ना कार्टा इसको क्यों नहीं कहेंगे। उसके बाद आ जाती है हमारे पास वर्दा कमीशन, वर्दा स्कीम ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन के मुतालिक एक स्कीम है कि ये ऐसा होना चाहिए। बेसिकली मेरे ख्याल गांधी ने दी थी शायद। द वर्दा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन आल्सो नॉन एज नई तालीम या न्यू एजुकेशन स्कीम, ठीक है। वर्दा 1937 के अंदर जो आई थी, एक इसको नई एजुकेशन स्कीम भी कहते हैं। एजुकेशनल रिफॉर्म प्रपोज फॉर्मुलेटेड बाय महात्मा गांधी इन 1937। ये गांधी है ना, जो उसने सजेशन दी थी कि तालीम ऐसी होनी चाहिए, तो उसको ही ये जो है वर्दा कमीशन कहा जाता है। इट एम्ड इट एम टू रेवोल्यूशनलाइज द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इसका पर्पज था कि जो इंडिया है इसके अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसको रेवोल्यूशन रेवोलन ना क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशनलाइज, रेवोल्यूशनलाइज, ठीक है। तो वो था बाय एम्फसाइजिंग चाइल्ड सेंट्रल लर्निंग, ठीक है। यानी इसने जो ईसी ही एजुकेशन ही बच्चों के मुताबिक लेके चलना है, जैसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसको इन्होंने फोकस किया। वोकेशनल ट्रेनिंग करवाएं टीचर्स को, मदर टंग के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाए। ये ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है उसके अंदर इसको अडॉप्ट किया गया। महाराष्ट्र में के अंदर हुई थी अक्टूबर 1937, 19 अक्टूबर के अंदर इसको लिया गया। इट हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, इस पॉलिसी, इस जो रिपोर्ट है जो किसकी है, गांधी की है, इसका भी तालीम के ऊपर हमारे जो है वो बहुत ज्यादा असर हुआ। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई थी, इसको पढ़ लीजिएगा। मदर टंग के हवाले से बात हुई कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो मदर लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। जो फ्री कंपल्सरी एजुकेशन है इसको फोकस किया जाना चाहिए। यानी चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, ये वाली कंपल्सरी एज है, बाकी खैर है।
क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन यानी दस्तकारी सिखाना, छोटे छोटे काम सिखाना कि लोग अपना पैसा खुद कमा सकें, मार्केट के अंदर चीज़ों को बेच सकें। सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन, एक ऐसी एजुकेशन सीखी जाए कि जो किसी शख्स को इस काबिल बना दे कि वो अपना अपना गुजर बसर अच्छा कर सके, अपने लिए रोजी कमा सके, इतनी एजुकेशन यानी होनी चाहिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे की मुकम्मल डेवलपमेंट, जैसे वो उसकी जो है वो मॉरल डेवलपमेंट हो, उसकी सोशल डेवलपमेंट हो, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट हो, तो ये सारी डेवलपमेंट जो है वो अंडर फोकस होनी चाहिए। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि निचले एजुकेशन को नीचे सब बॉडीज बना के उनको जो है वो ड्राफ्टेड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन अंडर गाइडेंस ऑफ गांधी। ठीक है, ये मैंने कहीं मेंशन तो नहीं किया आई थिंक ना। चलो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी थी सेल्फ सपोर्ट होलिस्टिक की बात की। डिसेंट्रलाइज की एजुकेशन को निचले लेवल पे जो है वो सिर्फ ये नहीं कि ऊपर ही बैठ के जो एक ही बॉस बैठा है वो सारी एजुकेशन को चला रहा है, बल्कि वो एजुकेशन जो है वो निचले लेवल पे जानी चाहिए। गांव हो, छोटे शहर हो, उनको जो है वो आगे लेके उनके जिम्मेदारी जो है उनको आसान असाइन करनी चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ रिलीजियस एजुकेशन एंड एथिक्स, जो कि मजहब और रिलीजियस का आपस के अंदर ताल्लुक है, इनको इंटीग्रेट किया जाए और ये चीज़ें जो है वो पढ़ाई जाए। जहाँ मजहब पढ़ाया जा रहा है साथ के अंदर उसकी एथिक्स की वैल्यू भी पढ़ाया जाए, इसको अलग ना सेपरेट ना किया जाए। एजुकेशन फॉर ऑल की बात हुई कि सबको एजुकेशन का, कोई किसी भी जात के साथ है, किसी मजहब के साथ है, किसी भी जो है वो नस्ल हो, उसकी जौन सा इकोनॉमिक स्टेटस हो, हर एक को तालीम का प्रॉपर जो है वो हक हासिल है। अच्छा, इसकी लिमिटेशन क्या थी? एक तो बड़ा चैलेंज था इसको इम्प्लीमेंट करना। उस वक्त वोकेशनल का स्कोप भी इतना ज्यादा नहीं था कि हर बंदा ही कोर्स करने लग जाए तो कहाँ कमाए। इंटीग्रेशन चैलेंज, चीज़ों को आपस में असम्बल करने का, वो बड़ा चैलेंज था। एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट भी एक चैलेंज था। ठीक है। आखिरी टॉपिक हमारा जो आज का है वो है सार्जेंट रिपोर्ट। 1947 में पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने से पहले सार्जेंट रिपोर्ट आई, और सार्जेंट रिपोर्ट जो है हमारी जो जो वर्ल्ड वार जो है वो टू हो रही थी उसके खत्म होने के करीब करीब 1947 में खत्म हुई, और 44 में जाके जो है पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हुई थी। प्रीवियस रिपोर्ट्स वर स्टडी टू प्रिपेयर, प्रीवियस तमाम रिपोर्ट्स को पढ़ा गया कि क्या क्या खामियां थी, और उसके बाद इस नई पॉलिसी को जो दिया गया उसके अंदर ये 17, ये 1929, 37 सबको जो है पढ़ा गया। सर जोहन सार्जेंट अपॉइंटेड सीएबी, सीएबी बोलते हैं एजुकेशनल सेंटर एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। जैसे होता है ना एक एडवाइजरी बोर्ड, चंद लोग थिंक टैंक मिलके बैठते हैं और फैसला करते हैं कि हमें कौन सी किताब लॉन्च करनी चाहिए, किस तरह का कोर्स होना चाहिए, बच्चों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो सीएबी जो है वो साझा रिपोर्ट में मुकर्रर की कि जो रिपोर्ट देंगे कि हमें करिकुलम कैसा बनाना चाहिए, और अपने सुजेशन उसके अंदर देंगे। रिकमेंडेशन के अंदर ये था प्री प्राइमरी हो, स्कैंड प्राइमरी, सेकेंडरी, एडल्ट, टेक्निकल एजुकेशन, हैंडीकैप एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, हेल्थ ऑफ स्टडी फोकस, इन सबको फोकस करना चाहिए। 40 करोड़ बजट रिकॉर्ड किया गया। 22 मेंबर जो है वो रिप्रेजेंट रिपोर्ट दिस, और ये रिपोर्ट भी जो है वो इम्प्लीमेंट ना हो सकी। द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल इंडिया चिल्ड्रन इन द 6 to 14 ईयर एज 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 ग्रुप, यानी ये वाली जो है वो जो आसानी मिली कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की फ्री तालीम होगी। डवीरा स्कूल इंटू टू ग्रुप्स, जूनियर बेसिक स्कूल, स्कूलों की दो तरह की तकसीम कर दिए गए, जूनियर बेसिक स्कूल और सीनियर बेसिक स्कूल। ठीक है। और 12 से 16 तक हायर एजुकेशन होगी, प्रोविजनल टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाएगी। टीचर ट्रेन होने चाहिए, मदर टंग के अंदर इनिशियल होनी चाहिए। अडल्ट एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए। प्री प्राइमरी शुड कार्ड नर्सरी टू 6 ईयर एज, तो प्री प्राइमरी जो है वो 6 ईयर तक जो है ना हम प्री प्राइमरी एज बोलते हैं। ठीक है। और दे आल्सो फोकस्ड प्री प्राइमरी एजुकेशन, यानी जो बच्चों की इब्तदाई तालीम है उसको फ्री होना चाहिए। दे टाट अबाउट फिजिकल मेंटली हैंडीकैप स्टूडेंट जो है उनको मसाइल को भी देखा। एलिमेंट्री एजुकेशन जरूरी है। दे टाट एकेडमिक टेक्निकल एजुकेशन, फेड टू हैव इन 50 ईयर। ये पहले 1944 में दिया गया, तो क्या लगे कि हम जो है ना वो अगले 40 सालों के अंदर ये सब कुछ अचीव करेंगे। फिर बाद में 16 साल 47 में मुल्क बन गया था।
उसके अलावा यूनिवर्सिटी शुड हैव 3 ईयर, यूनिवर्सिटी की 3 साल की डिग्री होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए। और दिस इज फर्स्ट रिपोर्ट विच टेल फ्रॉम प्री प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक ये चलती है। कार टीचर ट्रेनिंग भी इसके अंदर हुई थी। और टू मच मनी रिक्वायर फॉर इस सब को इम्प्लीमेंट करने का खासी रकम भी चाहिए। 50% हाई स्कूल स्टूडेंट शुड बी गिवन स्कॉलरशिप डिवाइडेड, उनको स्कॉलरशिप वगैरह दिए जाए वगैरह वगैरह। बस चले, यहाँ तक समझ आ गई है? लगता है नींद आ रही है जो ना, बाद में मैंने गुजारा ही है आखिरी 1 2 स्लाइड में। चलिए ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। मैं शायद कोशिश करता हूँ, अभी है तो मैं सुबह इसकी वीडियो शेयर कर दूंगा। ओके, खुदा हाफिज।